आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फोर्थ हेड ऑफ इनकम। द फोर्थ हेड ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल गेन्स ये हेड मात्र 11 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन नंबर 45 टू सेक्शन नंबर 55। इसका जो दायरा है ये 11 सेक्शंस का है। सेक्शन नंबर 45 टू सेक्शन नंबर 55 काफी इंटरेस्टिंग सेक्शंस है, काफी मजेदार सेक्शंस है, इजी टू लर्न, इजी टू रिमेंबर एंड इफेक्टिव। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन्स। आइए फॉर्मूला मेथड से मैं समझाता हूं आपको कैपिटल गेन्स यानी क्या। सबसे पहले जब हम कैपिटल गेन्स की बात करते हैं, कैपिटल गेन्स इक्वल्स टू गेन्स प्लस ट्रांसफर प्लस कैपिटल एसेट। इसको बोलता हूं इंग्लिश में एकदम डायलॉग में, गेन्स अराइजिंग थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट आर कॉल्ड कैपिटल गेन्स। तो ये होता है कैपिटल गेन्स, बस यही है कैपिटल गेन्स और कुछ नहीं है। अगर गेन्स है ट्रांसफर होने से कैपिटल एसेट के, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल गेन्स। सबसे पहले हम समझेंगे कैपिटल एसेट। आइए लास्ट टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के बारे में दो चीजें हमें ध्यान में रखने की है। एक तो कैपिटल एसेट का मतलब और कैपिटल एसेट कितने समय तक के होल्ड रखते हैं, कब उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं, कब उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ये तरीका। तो दो चीजें हमें कैपिटल एसेट की ध्यान में रखनी है। एक तो कैपिटल एसेट का मतलब और पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दैट एसेट। सेक्शन नंबर 214 tells us about what do you mean by capital asset. What do you mean by capital asset? तो देखते हैं सेक्शन नंबर 214। जब हम सेक्शन नंबर 214 देखने जाते हैं तो सेक्शन नंबर 214 हमें दो बातें बताता है। सेक्शन नंबर 214 दो बातें बताता है। पहली बात, any property held by the SEC whether or not connected with his business or profession is called capital asset. और दूसरा, any securities held by foreign institutional investors invested in such securities as per SEBI regulations is called capital asset. 214 हमें बताता है कैपिटल एसेट दो तरीके के हैं। एक तो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो या ना हो, हम उसे कैपिटल एसेट कहेंगे। अपने माइंड को एकदम पहले क्लियर कर लो। जब हमें एक्ट बोल रहा है, सेक्शन नंबर 214 खुद बोल रहा है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो उसे हम कैपिटल एसेट बोलेंगे, पहली बात। दूसरा, हम नीचे देखेंगे इसमें एक्सक्लूजन दिए गए हैं। एक्सक्लूजन यानी ये डेफिनेशन तो हमने समझ ली, प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो उसे हम कैपिटल एसेट बोलेंगे इन्हें छोड़ के। एक्सक्लूजन क्या बोल रहे हैं, इन्हें छोड़ के। तो इन्हें छोड़ के इसमें 5 चीजें हैं, जिसमें से पहले 3 ही हमें ज्यादा ध्यान में रखना है, आखिरी 2 इतनी कंपलसरी नहीं है। सबसे पहली चीज है स्टॉक इन ट्रेड। अगर स्टॉक इन ट्रेड है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है तो उसे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, उसे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल दिस चेयर, इस चेयर जिस पर मैं बैठा हूं, अगर ये चेयर मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है और मैंने इसे बेच दी, तो क्या ये कैपिटल एसेट है? क्या इस पे कैपिटल गेन लगना चाहिए? ये अगर कैपिटल एसेट है तो इस पे कैपिटल गेन लगना चाहिए। लेकिन सेक्शन नंबर 214 बोलता है कि अगर ये चीज स्टॉक इन ट्रेड है, अगर इस फर्नीचर, इस चेयर को लेना और बेचना ही मेरा बिजनेस है, तो उस केस में इसे हम कैपिटल एसेट मानेंगे नहीं। पहली चीज, स्टॉक इन ट्रेड है तो कैपिटल एसेट नहीं। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट।
पर्सनल इफेक्ट यानी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टीज जो मेरी पर्सनल है और जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं। अगर मैं कोई भी चीज पर्सनली यूज करना मेरी पर्सनल चीज है, फॉर एग्जांपल इसी चेयर का ले लो। अब ये चेयर मैंने रखी है मस्त मेरे बैठने की, कि मैं इसे मस्त गार्डन में रखूंगा, गार्डन में आराम से बैठूंगा। अब इस चेयर को बेचने पे क्या मुझे कैपिटल गेन्स लगेगा? नहीं, ये चेयर मेरी पर्सनल है, पर्सनल इफेक्ट है, इसलिए नहीं लगेगा। ये चेयर जब स्टॉक इन ट्रेड थी तब भी इस पे कैपिटल गेन्स नहीं लग रहा था। ये चेयर मैं पर्सनल इफेक्ट के लिए रख रहा हूं और बेच रहा हूं तो भी इस पे कैपिटल गेन लगेगा नहीं। एक्सक्लूजन नंबर 2। एक्सक्लूजन नंबर 2 के भी एक्सक्लूजन है, देखते हैं। एक्सक्लूजन नंबर 2 के एक्सक्लूजन होना, इसका मतलब है एक्सक्लूजन क्या बोलता है? एक्सक्लूजन बोलता है कि ये 5 चीजें हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन एक्सक्लूजन पे भी एक्सक्लूजन होना, इसका मतलब ये है कि ये 5 चीजों पे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, लेकिन इसके और एक्सक्लूजन में जो चीजें हैं इन्हें हम कैपिटल एसेट जरूर मानेंगे। देखते हैं क्या है। सबसे पहले है ज्वेलरीज, सेकंड है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, देन ड्राइंग्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट। देखिए सिंपल है, इन 5 चीजों को ध्यान में रखिए। ये 5 चीजें एक्सक्लूजन है पर्सनल इफेक्ट का। पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट बट दीज 5 थिंग्स आर कैपिटल एसेट। ये 5 चीजें हम कैपिटल एसेट मानेंगे। पहला है ज्वेलरीज, कोई भी ज्वेलरी होती है पर्सनल इफेक्ट की। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी ज्वेलरी है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी तरह की ज्वेलरी अगर है और उस ज्वेलरी को मैंने बेच दिया तो बेचने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर कैपिटल गेन जरूर लगेगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, काफी लोग इसे एग्जीबिशंस में बेचते हैं, इसके एग्जीबिशन लगते हैं। हमने मूवी में भी देखा है, फॉर एग्जांपल वेलकम मूवी, मजनू भाई ले लो, गधा और घोड़ा, याद है वो सीन जहाँ पे वो पेंटिंग बिकती है। तो वो पेंटिंग पर्सनल है, किसी का पर्सनल बनाया हुआ है, लेकिन उस पर्सनल पेंटिंग को उसने एग्जीबिशन में बेचा है। तो वो पेंटिंग जब बेची गई है, उसका कंसिडरेशन जब मिला है, तो उस पेंटिंग के ऊपर जो कंसिडरेशन मिला है उस पे कैपिटल गेन्स जरूर लगाएंगे। ये बोलता है सेक्शन नंबर 214। सो दिस इज सेक्शन नंबर 214। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? साफ साफ कर दो, आपको एक बात कह देता हूं कि आप जब सेक्शन नंबर 214 को देखते हो कैपिटल एसेट के मीनिंग के रूप में, तो 2 ही बातें दिमाग में रखो। एक तो कोई भी प्रॉपर्टी एसएससी की है, बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, उसे हम कैपिटल एसेट बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग 5 थिंग्स। ठीक है, नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड, सेकंड पर्सनल इफेक्ट, थर्ड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, एंड 4 एंड 5 आर रिलेटेड विद गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट। ज्यादा ध्यान में मत रखो आखिरी की 2 चीजों को, पहले 3 चीजें कंपलसरी ध्यान में रखो। इसमें से हमने पर्सनल इफेक्ट देख लिया है। नाउ हम देखेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में हम जब बात करते हैं तो 2 लैंड्स ध्यान में आती है, एक रूरल और अर्बन। तो किस लैंड को हम रूरल कहे, किस लैंड को हम अर्बन कहे, ये चीज जानने के लिए हमने चैप्टर नंबर 3 इनकम्स नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसएससी टोटल इनकम में एक चार्ट देखा है, जहां पे किलोमीटर और पॉपुलेशन को यूज करते हुए ये समझाया गया है कि किस क्राइटेरिया में, किस किलोमीटर में, किस पॉपुलेशन रेंज में आने के कारण इस लैंड को हम अर्बन बोले या रूरल बोले। तो बेहतर है कि 3rd चैप्टर की जो वीडियो है आप उस वीडियो को एक प्रॉपर्ली देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलते किसे हैं, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते किसे हैं। जहां पे हम कैपिटल एसेट देख रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ ये चीज क्लैरिफाई करूंगा यहाँ पे कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो उसे हम कैपिटल एसेट मानेंगे नहीं, हम उसे कैपिटल एसेट मानेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 214 हो गया है। नाउ सेक्शन 242A पोहा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। इस पोहा से हमें ये मालूम पड़ेगा कि जो कैपिटल एसेट है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है।
वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। देखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। सबसे पहला क्राइटेरिया है, मैं इसे बोलूंगा सबसे पहला पड़ाव। सबसे पहला पड़ाव है 12 महीने का। इस पड़ाव में किस किस कैटेगरी के एसेट्स आए हैं देखते हैं। 3 कैटेगरी के एसेट्स है। सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पहला है सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड। 3 चीज, ये 3 कैपिटल एसेट है, तो इनके लिए शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये जानने का तरीका है पहला पड़ाव। अगर 12 महीने या इससे कम हमने इसे होल्ड करके रखा है और उसके बाद में बेचा है, यानी 12 महीने के अंदर ही मैंने इसे बेच दिया, तो इसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। या फिर इन 3 एसेट्स को मैंने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है, उसके बाद में बेचा है, तो उसे मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। दूसरा पड़ाव अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग और वो। इनके लिए क्राइटेरिया है 24 मंथ्स का, यानी अनलिस्टेड शेयर हो चाहे लैंड और बिल्डिंग हो, इन्हें मैंने 24 महीने से कम होल्ड किया और बेच भी दिया, तो ये बन गए शॉर्ट टर्म। और अगर मैंने इसे 24 महीने से ऊपर होल्ड करने के बाद में बेचा है, तो ये बन जाएंगे लॉन्ग टर्म। लास्टली आता है तीसरा पड़ाव 36 मंथ्स का। 36 मंथ्स का इसके अंदर है 3 चीजें, यूनिट ऑफ डेप्थ ओरिएंटेड फंड, दूसरा है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, और तीसरा है एनी अदर कैपिटल एसेट। ये 3 कैपिटल एसेट की बात करें तो इनके लिए पीरियड है 36 मंथ्स का। पीरियड है 36 मंथ्स का। सेम क्राइटेरिया ऊपर जो बोला, 36 के मंथ के अंदर ही मैंने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल, और अगर उसके बाद में बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो कैपिटल एसेट की जब हम बात करते हैं तो दोनों चीजें हमने देख ली, आइदर इट इज सेक्शन 240 और सेक्शन 242A। नेक्स्ट अब हम जाते हैं ट्रांसफर पे। अब हम जाते हैं ट्रांसफर। मैंने पहले ही कहा था अगर गेन्स होते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट तो हमें इसे कहेंगे कैपिटल गेन्स। तो हम देखते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर टर्म is defined under section 247 of the income tax act। ट्रांसफर टर्म डिफाइंड है अंडर सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन नंबर 247 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 247 ये कहता है वेयर देयर इज सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी एसेट, extinguishment of any right shares, compulsory acquisition of any asset by government, conversion of asset into stock in trade, possession of any immovable property or part performance of a contract, transaction which has the effect of transferring, enabling the enjoyment of any right of any immovable property, maturity or redemption of zero coupon bond etc। इसका मतलब है इनमें से दी हुई किसी भी तरीके से अगर आपने अपना एसेट किसी और को ट्रांसफर किया है तो हम उस चीज को बोलेंगे ट्रांसफर। अगर आपने अपना एसेट किसी और को दिया है तो हम उसे कहेंगे ट्रांसफर। बट सेक्शन 47 सेक्शन 247 को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? वो ये कहता है कि 247 ने ट्रांसफर बोला है, हमने मान लिया, लेकिन सेक्शन 47 के अंदर आने वाली किसी भी चीज को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर ट्रांसफर नहीं मानोगे तो हम उसे कैपिटल गेन्स में कवर करेंगे नहीं, कवर नहीं करेंगे। तो सेक्शन 47 उन लिस्ट के बारे में बताता है जो ट्रांसफर नहीं माने जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें काफी चीजें देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, या फिर होल्डिंग कंपनी अपने 100% सब्सिडियरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर कर रही है या वाइस वर्सा हो रहा है। ठीक है, मेनी टाइप्स, ठीक है, इनमें से मेजर टाइप्स जो हम डील करने वाले हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट, विल ऑफ इररिवोकेबल ट्रस्ट
और आखिरी रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के बारे में हम बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी गिफ्ट के अंदर मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलती है या विल के अंदर मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर हुआ ना, सामने वाले ने उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम किया, ये ट्रांसफर ही तो हुआ। लेकिन सेक्शन 47 बोलता है कि हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो जब आप इसे ट्रांसफर मानोगे ही नहीं तो कैपिटल गेन अराइज होगा ही नहीं। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो हुआ है, जो 47 के अंदर आता है, उसे हम ट्रांसफर ना मानेंगे नहीं। वेरी सिंपल। इसमें एक और चीज है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होता है? जब कभी हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो काफी सीनियर सिटीजन ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपने बच्चे रहते नहीं हैं, या फिर जिनके बच्चे ही नहीं होते, दोनों मियां बीवी अपना जीवन गुजारते हैं एक ही घर के साथ। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम उनकी लाइफ में मोड़ जरूर आएगा जहां पे वो इनकम जनरेट ना कर सके। अगर इनकम जनरेट ना कर सकेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे, मेडिकल खर्चे कैसे निकालेंगे, अपने डेली रूटीन के खर्चे कैसे निकालेंगे? इसके लिए वो जाते हैं गवर्नमेंट या बैंक के पास में। बैंक के पास में जाते हैं तो बैंक उन्हें देती है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन दोनों अपना घर बैंक को दे देंगे, और मीनवाइल जब तक के ऑल ओवर द लाइफ टाइम ऑफ एनी पर्सन, इनमें से कोई एक भी जिंदा बचा है तो उसके पूरे जीवन काल तक के बैंक उन्हें पेंशन के रूप में खर्चा देगी। बैंक उन्हें पेंशन के रूप में खर्चा देगी जो कि वो अपने डेली रूटीन एक्सपेंस हैंडल कर पाए। और जब इनकी डेथ हो जाएगी, ये घर या ये प्रॉपर्टी जो भी रहेगी, जो भी रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, वो बैंक की हो जाएगी। फिर बैंक उसे बेचेगी, नीलाम करेगी, वो अदर केसेस है, आगे की बातें हैं। ठीक है, ये रहती है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। अब इस स्कीम को ध्यान में रखेंगे हम और देखेंगे तो एक चीज आपको मालूम पड़ी गई होगी कि सीनियर सिटीजन्स ने बैंक को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। कंसिडरेशन के रूप में क्या आ रहा है? पेंशन, पेंशन आ रहा है, और द इयर्स ऑफ देयर लाइफ। जब उन्होंने ये ट्रांसफर किया है तो ये ट्रांसफर हुआ, लेकिन सेक्शन 47 वापस वही बात कहता है कि हम इसे ट्रांसफर मानेंगे नहीं, हम इसे ट्रांसफर मानेंगे नहीं। तो हम सेक्शन 47 को ध्यान में रखते हुए जब इसे ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे तो इस पे कैपिटल गेन्स अराइज होगा नहीं। तो ये लिस्ट है सेक्शन 47 की, जो ये चीजें बताती है कि ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं कैपिटल गेन्स पे। तो अब तक हमने देखा है सेक्शन नंबर 214, सेक्शन नंबर 242A, सेक्शन नंबर 247 एंड सेक्शन नंबर 47। नाउ हम देखेंगे सेक्शन नंबर 48, मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। मोड ऑफ कंप्यूटेशन की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कहानी स्टार्ट कहां से होती है। देखिए टेबल, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल, टाइटल रहेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। फिर इस टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मैं टेबल पढ़ूंगा, एक एक का मीनिंग बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस टेबल के बात करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मींस ये प्रॉपर्टी जब मैंने ट्रांसफर की, ये कैपिटल एसेट मैंने जब ट्रांसफर किया है तो इसके बदले मुझे कितना पैसा मिला, सेल करने पे कितना पैसा मिला, ट्रांसफर करने पे कितना पैसा मिला, ये रहेगा फुल के वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर। इट मींस कि जब ये प्रॉपर्टी मैंने बेची, जब मुझे ये कंसीडरेशन मिला, तो हो सकता है इसके लिए मैंने कोई ब्रोकरेज पे की हो या इससे रिलेटेड कोई खर्चा किया हो, तो ये खर्चा हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट सेल कंसीडरेशन। नेट सेल कंसीडरेशन, इस नेट सेल कंसीडरेशन में से हम दो चीज और माइनस करेंगे, एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी क्या?
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी वो कॉस्ट जिस कॉस्ट में आपने इस एसेट को उस टाइम यानी काफी सालों पहले जब फर्स्ट टाइम आपने इसको ओन किया था उस टाइम आपने इसको खरीदा होगा। यानी साफ शब्दों में कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी यानी एसएससी को ये प्रॉपर्टी या ये कैपिटल एसेट किस भाव में पड़ा हुआ है। सेकंड आएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यानी क्या हो सकता है ड्यूरिंग द इयर्स ओवर द पीरियड हो सकता है एसएससी ने इस कैपिटल एसेट पे कुछ खर्चा किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसे पेंट करवाने का खर्चा, इसको रेनोवेट करवाने का खर्चा, इसको रिकंस्ट्रक्शन करवाने का खर्चा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यानी हमने इस प्रॉपर्टी को इंप्रूवमेंट करने पे जो भी खर्चा किया है ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, हमें उसका भी यहाँ पे सेट ऑफ मिलेगा। ये दोनों चीज माइनस करने के बाद हमें मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इन दोनों चीज पे इंडेक्सेशन लगा के माइनस करने के बाद हमें मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। उस गेन्स में से हम माइनस करेंगे एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस यानी ये गेन्स का पैसा सबसे ज्यादा बचत मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है कैपिटल एसेट्स पे प्रॉपर्टी के अंदर और उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा इन्वॉल्व है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा। अगर ये ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा पे अगर टैक्स लग जाए और हमें इसके ऊपर सेट ऑफ करने का कोई ऑप्शन भी ना मिले तो सोचो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। इसलिए हमें इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन देता है कि हम जो जगह बोलते हैं अगर ये कैपिटल गेन्स का पैसा आपने उन जगह लगाया तो हम आपको उस लागत का एग्जम्पशन जरूर देंगे, एग्जम्पशन जरूर देंगे ताकि आपका कैपिटल गेन्स कम आए और टैक्स कम लगे। तो एग्जम्पशन वही एक रास्ता है जिस रास्ते पे इनकम टैक्स एक्ट बोलता है बस ये कैपिटल गेन्स में जो पैसा हमें अराइज हुआ है ये पैसा हम वहां लगा दे तो हमारा गेन्स और भी कम हो जाएगा। चलिए हम स्टडी करते हैं एक चीज ध्यान से। सबसे पहले हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पे जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यानी कुछ भी नहीं है, साफ शब्दों में एक ही चीज है कि ये कैपिटल एसेट जिस अमाउंट पे ट्रांसफर हुआ वो ट्रांसफर अमाउंट, ये कैपिटल एसेट जिस अमाउंट पे ट्रांसफर हुआ वो ट्रांसफर अमाउंट, एकदम सिंपल। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 में जनरल केस ये कहता है, सेक्शन नंबर 45 में दो बातें हैं, एक तो किस अमाउंट को हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कंसीडर करना है और इस अमाउंट को किस साल में टैक्स के लिए चार्ज करना है, किस साल में टैक्स के लिए चार्ज करना है। तो दोनों बातें हम साइमल्टेनियसली सेक्शन 45 में समझेंगे। सबसे पहला है जनरल केस, कंसीडरेशन इन कैश होगा अगर तो जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उतना अमाउंट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। सेकंड, अगर आपको कैश नहीं काइंड मिल रहा है यानी प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी यानी आपने एसेट बेचा और उसके बदले आपको एसेट मिला तो उस एसेट की जो एफएमवी है हम उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानेंगे और चार्ज करेंगे उस ईयर में जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। सेक्शन नंबर 45(1). सेक्शन नंबर 45(1). अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 45(1)(a). इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि हमने एसेट पे इंश्योरेंस ले रखा है और ये एसेट डिस्ट्रॉय हो चुका और इंश्योरेंस वाले हमें क्लेम देते हैं। अब ये एसेट भले डिस्ट्रॉय हो चुका है और इंश्योरेंस वाले ने उस एसेट पे हमें क्लेम दिया है तो इस क्लेम को हम कैपिटल गेन्स में ट्रीट कैसे करें, कैपिटल गेन्स में इसे ट्रीट कैसे करें? सबसे पहला ये देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम के बदले आपको या तो वो एसेट के बदले एसेट दे रही है या वो कंपनी आपको एसेट के बदले पैसा दे रही है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दिए हैं, एसेट के बदले पैसे दिए हैं तो जितने पैसे दिए हैं दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। या एसेट के बदले एसेट दिया है तो द एफएमवी ऑफ द एसेट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन।
and the year of chargeability of this amount will be the year in which the claim has been received. The year in which the claim has been received. Very simple. Number 2, section 45(2). Section 45 talks about conversion of capital asset into stock in trade. तो देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड का प्रोविजन ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले जब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड की बात आती है तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम अ बिल्डर और मैंने 10 फ्लैट बनाए, 10 में से 3 फ्लैट मैंने मेरे लिए रखे, बाकी 7 मैंने बेच दिए। अब फ्लैट बनाना, बीइंग अ बिल्डर, फ्लैट बनाना और बेचना ये मेरा काम है। तो मैं जो भी फ्लैट बनाऊंगा और बेचूंगा, और फ्लैट कोई मेरे रातों रात तो बिकने नहीं है, हो सकता है मेरे कोई फ्लैट 5 सालों में बिके हो। तो जो भी फ्लैट मैंने ये 7 फ्लैट बेचने के लिए रखे, ये मेरे क्या हुए? स्टॉक इन ट्रेड। क्या हुआ? स्टॉक इन ट्रेड। यानी ये फ्लैट जब बिकेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कहां होगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वेरी क्लियर। 10 फ्लैट में से 7 फ्लैट मेरे स्टॉक इन ट्रेड है, और जब ये 7 फ्लैट में से कोई भी फ्लैट बिकेगा तो जिस ईयर में बिकेगा इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन जो बच गए 3 मैंने मेरे पर्सनल के लिए रखे, ये क्या है? ये कैपिटल एसेट है। ये कैपिटल एसेट है। ये कैपिटल एसेट या तो मैं मेरे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखूंगा या फिर मेरे रहने के लिए रखूंगा, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। लेकिन ओवर द इयर्स मुझे जब मालूम पड़ा कि यार भाव बहुत तेज हो रहे, इनको बेचने में फायदा रहेगा, तो 3 में से 2 चीज मैंने वापस स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दी। स्टार्टिंग में ये 2 फ्लैट क्या थे? कैपिटल एसेट। इन 2 फ्लैट को मैंने किसमें कन्वर्ट किया? स्टॉक इन ट्रेड में। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने इस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस टाइम मुझे कुछ ना कुछ कैपिटल गेन्स जरूर हिट होगा। तो देखते हैं कैपिटल गेन हिट हुआ कैसे। जैसे कि मैंने बताया 2 फ्लैट मैंने कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए। ऑन कन्वर्जन सबसे पहली बात ध्यान में रखना कि जब कन्वर्जन की बात आएगी तो कन्वर्जन में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रहेगा एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन हुआ है, एसेट बिका नहीं है। कन्वर्जन हुआ है, एसेट बिका नहीं है। और सेक्शन 247 में हमने देखा था कि कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड विल बी अ ट्रांसफर। यानी ये ट्रांसफर हो चुका है, ये ट्रांसफर हो चुका है। यानी जब कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ स्टॉक इन ट्रेड में, तो जिस साल में ये कन्वर्जन हुआ उस साल का एफएमवी विल बी माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एंड चार्जेबिलिटी विल बी द ईयर इन विच द सेल टुक प्लेस। समझा? सेल टुक प्लेस, नॉट कन्वर्जन। जिस साल कन्वर्जन हुआ है उस साल में उसका कैपिटल गेन निकाल के साइड में रख दूंगा, लेकिन दैट कैपिटल गेन एंड द गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड बोथ विल बी चार्ज्ड टू टैक्स इन द ईयर ऑफ सेल। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमने देखा your full value of consideration will be the FMV on the date of conversion and the year of chargeability will be the year of sale of stock in trade। और एक और चीज इसकी क्लैरिफाई कर देता हूं, जब हम इंडेक्सेशन लेते हैं तो हम इंडेक्सेशन उस ईयर तक का ही लेंगे जिस ईयर में ये कन्वर्जन हुआ है। सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का ईयर का कन्वर्जन नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 45(3) एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कभी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है या पार्टनर्स आते हैं तो हो सकता है कोई पार्टनर अपने साथ में कैपिटल एसेट लाए, तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह दिखा जाता है? ये ट्रांजैक्शन ऐसा दिखता है कि पार्टनर ने अपने साथ में एसेट लाया और वो फर्म को दे दिया। जब पार्टनर ने एसेट लाया और अपना एसेट इस फर्म को दिया, देन दिस ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर।
अंडर सेक्शन 247 दिस ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर। पार्टनर ने लाया, एसेट फर्म को दे दिया। हियर द सेलर इज पार्टनर एंड द बायर इज फर्म। ये ट्रांसफर हुआ। तो इस ट्रांसफर के अंदर हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेना चाहिए? द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमारे बुक्स में हमने इस एसेट का अमाउंट रिकॉर्ड किया है, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एंड द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी विल बी द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल में पार्टनर ने एसेट फर्म को लाके दिया, उस साल में इस कैपिटल एसेट ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन का चार्ज। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 45(4) is vice versa of 45(3). 45(3) क्या बोलता है कि पार्टनर आया, एसेट लाया। 45(4) ये बोलता है कि डिसॉल्यूशन हुआ, एसेट गया। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ 45(3). 45(4) के केस में ये होता है कि यहां पे फर्म पार्टनर को एसेट दे रही है, कैपिटल एसेट दे रही है ऑन डिसॉल्यूशन। और जब कभी पार्टनर डिसॉल्यूशन में एसेट लेके जाता है, नाउ दिस इज आल्सो अ ट्रांसफर, दिस इज आल्सो अ ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफर। इस ट्रांजैक्शन में फर्म ने पार्टनर को एसेट ट्रांसफर किया। तो इस केस में हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे? हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे, द एफएमवी ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। The FMV of the asset on the date of distribution or year of chargeability will be the year of transfer. इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। कभी-कभी होता है, केसेस होता है कि गवर्नमेंट अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आती है और जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उस चीज को पूरा करने के लिए हो सकता है नागरिक सहयोग ना करे। हो सकता है मैं बोलूं कि नहीं भाई, मैं मेरा खेत क्यों बेचूं, नहीं ये हाईवे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको नहीं चाहिए लेकिन देश को तो चाहिए। तो उस केस में कंपल्सरी एक्विजिशन होता है। कंपल्सरी एक्विजिशन गवर्नमेंट ओनर को पैसे देती है, कंपल्सरीली एक्वायर करती है। फिर उसके लिए हो सकता है कि वो डबल पैसे दो, 3 टाइम्स ज्यादा पैसे दो, लेकिन गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी होना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए सामने वाले को पैसे देगी। तो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? देखते हैं। द कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फर्स्ट टाइम में गवर्नमेंट ने आपको जितना कंपनसेशन दे दिया, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एंड द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी विल बी द ईयर ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच कंपनसेशन। जब आपको कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में आप इसको चार्ज करोगे और जितना कंपनसेशन मिलेगा उसे चार्ज करोगे। इसमें एक और चीज क्लैरिफाई करता हूं। कभी-कभी होता है कि कोई एक ओनर बहुत ही जिद्दी है, अब वो बोलता है कि नहीं मैं अपना एसेट ट्रांसफर करूंगा नहीं, आपको जो करना है करो, मैं एसेट ट्रांसफर करूंगा नहीं। उस केस में क्या होगा? उस केस में कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट में जब तक कि उस केस की हियरिंग होगी, जब वो केस हियर होके आएगा, हो सकता है जितना कंपनसेशन वो दे रहे हो मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो और कंपनसेशन बढ़ जाए। तो कोर्ट में हो सकता है कंपनसेशन बढ़ गया। जब वो कंपनसेशन बढ़ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एनहांस्ड कंपनसेशन। और एनहांस कंपनसेशन के केस में उसका ट्रीटमेंट भी उस ईयर में होगा जब एनहांस कंपनसेशन आपको मिला। इनिशियल कंपनसेशन मिल गया, मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, कैपिटल गेन्स भी निकल गया, लेकिन हो सकता है एनहांस कंपनसेशन मिल जाए। तो एनहांस कंपनसेशन हमको जब मिलता है तब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उस समय हम एनहांस कंपनसेशन की अमाउंट को ट्रीट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन द ईयर व्हेन द एनहांस कंपनसेशन हैज रिसीव्ड
और हम इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस एसेट के ऊपर का हमने ऑलरेडी इनिशियल कंपेंसेशन में ले चुके हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन है अबाउट सेक्शन 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 45(5)(a) स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जमीन पड़ी है, बहुत बड़ी जमीन है, मौके की जमीन है, बिल्डर आता है, बिल्डर बोलता है कि इस जमीन को मैं लूंगा, लेकिन उसके पास फंड नहीं है। तो बीच का रास्ता ये निकलता है कि जमीन मेरी है लेकिन उस पे बिल्डर बिल्डिंग बिल्ड करेगा। जमीन मेरी है लेकिन बिल्डर उसके ऊपर बिल्डिंग बिल्ड करेगा और बिल्ड करने के बाद में उस बिल्डिंग को वो बेचेगा, जिसमें से कुछ फ्लैट्स मैं भी रखूंगा, कुछ फ्लैट्स मैं भी रखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोला ठीक है आइए आप मेरी बिल्डिंग, आप मेरी जमीन पे अपनी बिल्डिंग खड़ी कीजिए। उसने खड़ी किया 10 माला की बिल्डिंग, उसमें 200 फ्लैट्स है। 200 फ्लैट्स में से हो सकता है उसने मुझे दे दिए 5 फ्लैट कि 5 फ्लैट इस जमीन के बदले आप रखिए, बचा मैं आपको कैश में दूंगा। ठीक है, तो मुझे दो चीजें मिली, एक तो इस जमीन के बदले ये जमीन ट्रांसफर हुई किसको, बिल्डर को, और इस जमीन के बदले मुझे क्या मिला, सबसे पहली चीज 5 फ्लैट एसेट और दूसरा कैश, कंसीडरेशन इन कैश। तो यहाँ पे मुझे दो चीज मिलती है, कंसीडरेशन इन काइंड और कंसीडरेशन इन कैश। अब उन चीजों का ट्रीटमेंट मैं कैपिटल गेन्स में करूंगा कैसे, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कभी ऐसा केस होता है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होता है जिसमें जमीन तो मेरी होगी लेकिन बिल्डिंग बिल्डर की होगी, और ये चीज उसे देने के बदले बिल्डर मुझे बदले में या तो एसेट देगा या तो कैश देगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द शेयर इन प्रोजेक्ट बिल लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ on the date of issue of such certificate of completion plus consideration received in cash, consideration received in cash। यानी जो 5 फ्लैट बिल्डर मुझे दे गया उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लस जो कैश मुझे दे गया, ये दोनों मिलके बन जाएंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स। And the year of chargeability will be the year in which the proper competent authority has issued completion certificate। जब मुझे इन फ्लैट का completion certificate मिल जाएगा उस ईयर में इसको मैं चार्ज करूंगा। तो हमने क्या क्या देखा, हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा और किस ईयर में चार्जेबल रहेगा ये देखा। सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 45(5)(a), सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 45(1), फिर देखा सेक्शन 45(1)(a), फिर देखा सेक्शन 45(2), फिर देखा सेक्शन 45(3), सेक्शन 45(4), सेक्शन 45(5) एंड लास्टली सेक्शन 45(5)(a। नाउ हम समझेंगे सेक्शन 50(c). फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने का पहला तरीका हमने देख लिया सेक्शन 45। नेक्स्ट तरीका है सेक्शन 50(c). सेक्शन 50(c) ये कहता है कि जब कभी हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे, हमें ट्रांसफर पे अगर पैसा मिलता है, कंसिडरेशन मिलता है, तो पहले उसे कंपेयर करो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। यस, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से हम इसे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि वाकई में पैसा जितना एसएससी शो कर रहा है उतना उसे मिला है। कभी कभी कोई केसेस में क्या होता है, जब कभी मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में से मैंने ये बताया कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 करोड़ है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने बताया 50 करोड़। तो 50 करोड़ का क्या हुआ, ब्लैक मनी। यस, ब्लैक मनी हुआ। आपने बेचा 100 में, बता रहे हो 50, यानी बचा 50 क्या हो गया, आपने कहीं ना कहीं छुपाया है, ब्लैक मनी किया है। प्रॉपर्टी के केस में अक्सर ये सब चीजें होती थी, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 50(c) लाया। सेक्शन 50(c) ये कहता है कि जब कब आप
कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो उसके कंसिडरेशन को हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। और अगर आपके प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 110% मोर देन योर कंसिडरेशन, देन योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। फिर हम उसे वो नहीं मानेंगे जो आपने बताया है, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। तो देखो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने बताया 50 में है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 90 करोड़। मैंने बताया 50, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ गई 90, बेची 100 में। अभी भी ब्लैक मनी हो रहा है, लेकिन ब्लैक मनी होगा सिर्फ 10 का। पहले 50 का हो रहा था, लेकिन अब होगा सिर्फ 10 का। यानी गवर्नमेंट मेरे 50 को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करेगी, गवर्नमेंट 90 को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट करेगी। तो ये हुआ सेक्शन 50C जो कहता है अगर मेरा कंसिडरेशन से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और जिसका रेंज 110% से ज्यादा है, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बस 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच दी और 1 करोड़ पूरा का पूरा कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो गया, ऐसा होगा नहीं। उसमें हमें लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आइए दिखाते हैं आपको। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक फंडा है जिंदगी में। जब कभी हम चीज कोई बेचते हैं तो उसमें से जब हम उसका खर्चा माइनस करते हैं उसे कहते हैं प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट पे ही हम टैक्स पे करते हैं। हम कोई सेल्स पे टैक्स नहीं पे करते कि हमने ये पेन 10 रुपए में बेचा तो 10 रुपए पे टैक्स पे करो, नहीं। ये 10 रुपए में से हम लेस करते हैं खर्चा कि ये 10 रुपए में से ये पेन बनाने का खर्चा जो है हमने लेस किया, उसके बाद में जो प्रॉफिट आया उसको हम टैक्सेबल करते हैं। सेम चीज हम कैपिटल गेन में करेंगे। क्या करेंगे? ये प्रॉपर्टी बिक गई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से हमने ब्रोकरेज का तो खर्चा चलो माइनस कर ही दिया, लेकिन हो सकता है ये प्रॉपर्टी बेचने से पहले कभी बहुत सालों पहले मैंने इसे खरीद के रखा, तो जितने में भी खरीदा हूं ना मैंने, चाहे बहुत अच्छे भाव में खरीदा या बहुत सस्ते भाव में खरीदा, जितने भी भाव में मैंने खरीदा होगा ना, मुझे ये खर्चा लेस करने का राइट जरूर मिलना चाहिए। और वो राइट हमें देता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो राइट हमें देता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस समय हमें क्या लेना चाहिए ये हम देखते हैं। आइए देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले 2 इजी चीजें हम ले लेते हैं। सबसे पहले गुडविल की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले कहा था एसेट में कैपिटल एसेट हम इंटेंजिबल एसेट्स को भी बोलेंगे। यस, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एक्सेट्रा। काफी चीजें होती है, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, गुडविल, ये सारी चीजें हैं एसेट, और इन एसेट्स को ट्रांसफर करने पे भी हमें कैपिटल गेन लगेगा बिकॉज दिस आर कैपिटल एसेट्स। तो देखते हैं गुडविल की केस में अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो उस केस में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे nil। और अगर हमने गुडविल बाय किया है, परचेज किया है, यानी किसका गुडविल हमने खरीदा है, फिर आगे जाके हमने हमारा यूनिट बेच दिया, गुडविल वापस बेच दिया, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा परचेज प्राइस ऑफ दैट गुडविल, जितने में आपने गुडविल खरीदा वो। सेकंड आते हैं ओनरशिप के केस में। अगर कैपिटल एसेट इज ओन्ड बाय द एसएससी, फॉर एग्जांपल एक बंगला वो मैंने ओन किया है। इसमें 2 बातें हैं, एक तो या तो ये बंगला मैंने ओन किया है या ये बंगला मुझे गिफ्ट या विल में मिला है। एक तो या ये बंगला मैंने ओन किया है और दूसरा ये बंगला मुझे गिफ्ट या विल में मिला है। अगर ये बंगला मैंने ओन किया है और ये बंगले का मैं ओनर बना हूं आफ्टर 1 अप्रैल 2001, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी जितने में मैंने ये बंगला खरीदा होगा वो कॉस्ट। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर मैंने ये बंगला खरीदा है तो उस वक्त कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा एफएमवी ऑन द डेट और कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी।
FMV of the asset on that date or cost of the asset whichever is higher at the option of the SSE। यानी SSE के ऑप्शन के हिसाब से वो FMV of the asset भी ले सकता है या cost of the asset भी ले सकता है whichever is higher in case the asset is owned before 1 अप्रैल 2001। आगे बढ़ते हैं। ये केस हो गया जब SSE खुद ओनर है, SSE खुद ओनर है। नेक्स्ट केस में आता है कि अगर ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट या विल में मिली है या किसी भी केसेस में मिली है, मैंने ओन नहीं किया है, मैं ओनर बना हूं ये प्रॉपर्टी मुझे मिलने के बाद, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर ये प्रॉपर्टी मुझे 1/4/2004 के बाद में मिली है, सेम केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ द एसेट टू प्रीवियस ओनर। कॉस्ट ऑफ द एसेट टू प्रीवियस ओनर समझाता कैसा है? इस केस में मुझे प्रॉपर्टी मिली है, मैंने खरीदी नहीं है। जब मैंने खरीदी ही नहीं तो मुझे कॉस्ट होगा नहीं। कॉस्ट किसको होगा? प्रीवियस ओनर, जिसने मुझे गिफ्ट किया है, जिसने मुझे बिल पे दिया है, उसने खरीदी है, तो उसने जितने में खरीदी होगी वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा। अगर कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर ही 1/4/2014 अगर कॉस्ट प्रीवियस ओनर ने ये एसेट खरीदा है 1/4/2001 के बाद में, तो जितने में उसने खरीदा है वो रहेगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर प्रीवियस ओनर ने ही ये प्रॉपर्टी खरीदी है 1/4/2001 के पहले, 1/4/2001 के पहले, तो उसने जितने में प्रॉपर्टी खरीदी होगी या एफएमवी ऑन डेट व्हिचएवर इज हायर एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, हम ट्रीट करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वेरी सिंपल। तो ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय हिमसेल्फ, एसएससी हिमसेल्फ, एंड इन केस द प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड इन विल और इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। तो ये हो गया दोनों केस में। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गुडविल एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द एसएससी। थर्ड केस आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट being equity share in a company in which STT is paid both at the time of purchase and transfer of unit of equity oriented fund or unit of business trust on which STT is paid at the time of transfer acquired before 1st Feb 2018। 1st Feb 2018। In short, यहाँ दो कंडीशंस हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है being equity shares, जिसके टाइम पे चाहे परचेज हो या सेल हो, आपने दोनों टाइम एसटीटी पे किया है। और दूसरा, दिस शेयर हैज बीन एक्वायर्ड बिफोर 1st Feb 2018। ये दो कंडीशन। पहला, एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, एंड सेकंड, एक्वायर्ड बिफोर 1st Feb 2018। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ नंबर 1 actual cost of acquisition of such asset and lower of fair market value of the asset or full value of consideration received। क्या बोला? सबसे पहले हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन that is compared with lower of FMV of the asset और full value of consideration received। इनमें से जो भी लोअर होगा उसे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। इनमें से जो भी हायर रहेगा दैट विल बी द फाइनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर आगे देखा जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन जब भी लगता है, एक चीज ध्यान रखिए, हमें एग्जाम में दिया रहेगा CII जिसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। यानी ये इंडेक्सेशन यानी रहता क्या है? इंडेक्सेशन यानी फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख में, ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 10 लाख में, और आज ये प्रॉपर्टी मैंने बेची है 1 करोड़ में। अगर आज इसे 1 करोड़ में बेचूंगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ 10 लाख ही लेस होने के लिए मिलेगा, तो भैया मेरा तो ठन गोपाल हो गया। कितना ज्यादा टैक्स आएगा, मैं कितना टैक्स भरूंगा, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है इंडेक्सेशन का। वेयर द प्रॉपर्टी इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट
वेयर द प्रॉपर्टी इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हम उसका वैल्यूएशन करेंगे एज गुड एज नाउ, कि आज अगर मैं ये चीज खरीदने जाता तो कितने में खरीदता था। तो इसके लिए लगता है इंडेक्सेशन। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्सेशन ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स ले लीजिए, डिवाइडेड बाय इंडेक्सेशन ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज एक्वायर्ड। इससे हमारी प्रॉपर्टी जो 10 लाख में खरीदी थी उसका वैल्यूएशन समझ लो 40-50 लाख के आसपास आ जाएगा, तो हमारा उतना कैपिटल गेन टैक्स भी कम हो जाएगा। तो ये है इंडेक्सेशन। एक तरीका है कि दिन पर दिन जो महंगाई बढ़ती गई, इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ती गई, उस वैल्यूएशन के हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिले, ना कि ऐसा कि जितने में ले लिया बस उतना ही माइनस करो, नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से माइनस करो। तो ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्सेशन हमें दोनों पे मिलता है। इस तरीके से हम जब नेट सेल कंसीडरेशन में से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इनमें से जब हम एग्जम्पशन माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनली द कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। एक और चीज हम क्लैरिफाई करेंगे रिगार्डिंग एडवांस मनी फॉरफिटेड। यानी कभी कभी क्या होता है, हम जब कभी किसी चीज का सौदा करते हैं ना, तो उसके कंफर्मेशन में हमें एक टोकन अमाउंट मिलती है। टोकन अमाउंट हो सकता है हमारा बाद में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ना हो और वो टोकन अमाउंट डूब जाए। डूब तो हमारे लिए क्या है, लेकिन सामने वाला जिसको हमने दिया है उसके लिए तो वो रिसिप्ट है। अब वो रिसिप्ट को हम कैपिटल गेन्स में ट्रीट कैसे करें, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन करते हैं। अगर ये एडवांस मनी 1/4/2014 यानी 1 अप्रैल 2014 के पहले रिसीव होके फॉरफिट होता है, तो हम इस केस के अंदर 1/4/2014 के पहले के केस में हम क्या करेंगे, हम उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करेंगे। कहां से? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करेंगे। और अगर ये फोर फीचर होता है 1/4/2014 के बाद में, अगर ये एडवांस रिसीव एंड फॉरफिट होता है 1/4/2014 के बाद में, तो हम इसे ट्रीट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज अ इनकम। यहां कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं।